देखिए, यहाँ पर आपके भारतीय संविधान का हम नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान के सभी टॉपिक जो हम सेलेक्ट करेंगे। और ये जो कोर्स हम आपके लिए बना रहे हैं स्पेशल आपके जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए हमारा ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भारतीय संविधान में हम सबसे पहले कवर करेंगे यहाँ पर संविधान की पृष्ठभूमि, ये इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे आखिर आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं, आने वाले समय में किस प्रकार से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, चाहे वो एनटीपीसी वाला हो, चाहे वो ग्रुप डी वाला अभ्यर्थी हो, चाहे एसएससी का हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी स्टेट से हो आप, या फिर यूपीपीएससी यूपी ट्रिपलएससी वाले अभ्यर्थी हो, सभी के लिए हमारा ये जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि गीत जो जनगण मन है को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष जो है स्वीकृत किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप अपना जवाब देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, 5 सेकंड का आपको समय मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। देखिए, जो गीत है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में सन 1950 में जो है इसको स्वीकार किया गया था। कब? 1950 को। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही डेट की बात करूं तो वो थी आपकी 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आपका जो राष्ट्रगान है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर मैं इसके गायन की बात करूं तो सबसे पहले इसका जो गायन हुआ था वो आपका 27 दिसंबर आपके 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताइए राष्ट्रगान का जो राष्ट्रगान का गायन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, तो आप बताना है कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। लेकिन भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। आपको तो पता है कि गायन का समय कितना है, 52 सेकंड है। लेकिन अगर मैं इसके संक्षिप्त रूप में की बात करूँ, आखिर संक्षिप्त रूप में इसको कितने समय में गाया जाता है, तो 20 सेकंड इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें समझ चुके होंगे आप अच्छे से। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? आप सभी को पता होगा 52 सेकंड में आपका राष्ट्रगान जो है वो गाया जाता है। और संक्षिप्त रूप की बात की, देखिए संक्षिप्त रूप किसे कहते हैं कि संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त रूप में ये कितने समय में गाया जाता है? अक्सर देखा जाता है एग्जामों में ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई आपका जो राष्ट्रगान है वो संक्षिप्त रूप में कितने समय में गाया जाता है। अब वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं 20 सेकंड भी, 52 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड। अब बच्चे क्या करते हैं 52 सेकंड पर क्लिक कर देते हैं। कुछ जिनको नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है वो तो 20 पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये 20 सेकंड में गाया जाता है संक्षिप्त रूप में। लेकिन राष्ट्रगान कितने समय गाया जाता है? 52 सेकंड में, लेकिन संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रगान था वो सबसे पहले किस सन में गाया था? जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया है, आखिर कब सबसे पहले इसका गायन हुआ था, अगर आपको पता होगा। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। और देखिए इसका राइट जो उत्तर है, देखिए 1911 में, ठीक है। एग्जैक्ट जो डेट थी वो थी आपकी 27 दिसंबर 1911 में जो है ये सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था इस डेट को, और कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। किसके अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि कब इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 में इसको स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था वह कौन था? चलिए देख लेते हैं आखिर उत्तर इसका क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए जो भारत के अंतिम जो अंग्रेज वायसराय थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब देखिए अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूँ, आखिर जो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज वायसराय थे इनका कार्यकाल कितना रहा था? देखिए इसका कार्यकाल था आपका 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1947 से लेकर ये रहे थे आपके 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। इतने समय तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। भारत के ये अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी रहे हैं। भारत के ये
गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाला था। उनका अगर उस समय के कार्यकाल की बात करो, आके जब ये गवर्नर जनरल बने तो उस समय इनका कार्यकाल कितना था, तो देखिए इनका कार्यकाल शुरू हुआ 15 अगस्त 1947 से आपके 21 जून, ठीक है, 21 जून 1948 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था आपके गवर्नर जनरल के रूप में। लेकिन अंतिम अंग्रेज वायसराय के रूप में 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा था। ठीक है, तो ये थे आपके भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे, बताइए। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपना कैटेगरी सेलेक्ट आपने कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी कितने सारे एडवांटेज आप लोगों को मिल जाते हैं। बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। कहीं से भी आप बैठे जो है लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। मल्टीपल कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। अनलिमिटेड क्विज मिल जाता है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में जो होता है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। टेस्ट सीरीज जो होती है वो भी मिल जाती है। मल्टीपल लाइव डाउटनिंग सेशन भी आप लोगों को मिलता रहता है। तो यहाँ पर ये सब बेनिफिट आप लोग को मिल रहे हैं। बाकी अनअकैडमी पर अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। एवरी संडे को 10 AM पर 150 क्वेश्चन है। 200 नंबर के 2 घंटे का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपकी 1 से लेकर 25 तक रैंक आ जाती है तो आपको फ्री में ही प्लस कोर्स जो है मिल जाता है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है। और वीर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टेस्ट सीरीज प्लस वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एवरी संडे पर। उन्नत जो है यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज है। एवरी सैटरडे टू संडे चल रही है। 6 PM पर 20 मिनट की कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क के हैं। इसको आप बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं। कुछ हमारे बैच कोर्स भी हैं जिसमें रेजुलेशन जो है बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टार्ट हो चुका है। ड्यूरेशन 3 मंथ की है। 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। रेजुलेशन बैच फॉर लेखपाल एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है। 3 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है। 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो यूपी पुलिस और लेखपाल वाले सभी छात्र देख सकते हैं। देखो वन सेशन में आप इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यारो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपलएससी, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्स आदि की आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस की भी। ये मेरा रेफर कोड, आप इसका जरूर यूज करें तो 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। चाहे अनअकैडमी का किसी भी कैटेगरी में कोर्स हो, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक में हो, एसएससी में, आईआईटी हो, कोई भी कैटेगरी हो। बाकी सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है जिसमें आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के साथ एक साथ कर सकते हैं। बाकी आप अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज योर अनअकैडमी। उम्मीद है कि आपका जवाब आ चुका होगा और देख लेते हैं आके इसका सही जवाब क्या होगा। और आपका राइट उत्तर होगा, देखिए वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे। देखिए जो भारत का संविधान है उसको जो प्रारूप है उसको तैयार करने वाली जो संविधान सभा है उसके जो सभी सदस्य जो हैं जो विभिन्न प्रदेशों की हैं और विभिन्न जो विधान जो सभाएं हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट उत्तर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। उम्मीद है कि आपका जो जवाब है वो आ चुका होगा और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका श्री सच्चिदानंद। देखिए साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियोज़ को जो है शेयर करें। तो देखिए भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, ये थे आपके श्री सच्चिदानंद जी। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक जो आयोजित संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको अस्थायी सभापति बनाया गया था। ठीक है, इनकी प्रथम बैठक हुई जो इस संविधान सभा इस डेट को आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। तो उस जो सभा थी, संविधान सभा थी, तो उस बैठक में क्या हुआ कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको अस्थायी सभापति बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर होगा। देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा और इसका सही जवाब होगा आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही संविधान सभा के उद्घाटन और अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये जो है उसके अस्थायी सभापति बनाए गए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन बनाए गए थे? आपके सच्चिदानंद जी सिन्हा जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको अस्थायी सभापति बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 की, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जो थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए देख लेते हैं आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। राइट उत्तर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, देखिए जो संविधान का जो प्रारूप है उसको जो अंतिम रूप देने वाली जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि देखिए आपकी 19 अगस्त 1947 को, ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, 29 अगस्त आपके 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है इनको चुना गया था। ठीक है, और इस समिति के जो अध्यक्ष सहित जो है कुल कितने सदस्य थे, हमको ये भी पता होना चाहिए। देखिए इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये थे आपके जो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और ये अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि भाई इस समिति का जो गठन कब किया गया था, आपको बताना है कि भाई 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल किए गए थे? जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, आखिर इसमें कितने सदस्य जो है शामिल किए गए थे, बताइए कितने सदस्य शामिल किए गए थे? सही जवाब होगा देखिए अध्यक्ष सहित इसमें आपके 7 सदस्य। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपके जो 11 दिसंबर है 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अब देखिए क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? क्योंकि इससे पहले तो आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका जो जवाब है वो आ चुका होगा और इसका सही जो जवाब है वो होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्या हुआ था आपके 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 में, ऐसे कर लीजिए इसको, 1946 में आपके जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको क्या हुआ कि संविधान सभा के अस्थायी ये सदस्य जो हैं चुने गए थे, असदस्य सभापति। ठीक है, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 9 और 10 तारीख के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था। ठीक है, क्या कर लिया गया था? आपके वो तो अस्थायी सभापति थे लेकिन इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो भी स्थायी रूप में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे, बताइए। चलिए देखिए निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे, तो देखिए ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके चेयरमैन थे। सेम वही क्वेश्चन जो पिछला रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है उसके जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। कब बनाए गए थे आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है कि भाई 11 दिसंबर 1940 में बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1940 में किसे बनाया गया था आपसे भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1940 में अस्थायी सभापति इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई उसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर। ठीक है, आपकी ये लिखी गई है 9 दिसंबर 1940 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस पहली बैठक में ही आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, और इसका सही जवाब है 17 समितियाँ। ठीक है, कितनी? देखिए, जो संविधान सभा थी उसके भारत के संविधान को तैयार करने के लिए आपकी 17 समितियाँ जो थी उसको तैयार किया गया था। इतनी समितियों को जो है गठन किया गया 17। ये जो 17 समितियाँ थी, काफ़ी सारे इनके नाम हैं। अगर मैं नाम की बात करूँ तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। मैं आपको पहले 5 नाम बता देता हूँ, जैसे कि रियासत समझौता खितरी समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, असम के बाहर समिति, उत्तर पूर्व सीमा समिति, उत्तर पश्चिम सीमा समिति, ठीक है, संघ की शक्ति से संबंधित समिति। यानी कि इस प्रकार से काफ़ी जो है 17 ये समिति जो है इनका गठन किया गया था संविधान सभा द्वारा, जो संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र की जड़ें जो होती हैं निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र होता है उसकी जो जड़ें होती हैं किसके द्वारा जो है इसको नष्ट किया जा सकता है। चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब होगा यहाँ पर आपके साम्यवाद की। ठीक है, यानी कि प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो साम्यवाद के द्वारा जो है नष्ट की जा सकती है, क्योंकि देखिए जो आतंकवाद है और जो विद्रोह है इसके द्वारा क्या होता है कि प्रजातंत्र को अस्थिर और कमजोर किया जाता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि आपकी जो साम्यवाद है वो प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं तो साम्यवाद के द्वारा की जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये